नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग करंट की सीरीज कर रहे हैं। करंट में हमने पॉलिटी देख लिया है, ज्योग्राफी चल रही है अभी और कुछ दिन में वो डिलीवर हो जाएगी कंप्लीट। और शायद ये वीडियो अपलोड होने तक डिलीवर हो चुकी हो, ये भी हो सकता है। और ये आईआर का करंट अफेयर है, ये तीसरी सीरीज है मेरे थ्रू आईआर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आईआर। बेसिकली ये स्टैटिक पार्ट से लिंक भी हो जाता है। ठीक है, और हर एग्ज़ाम में आता है आईआर। कहीं पर उठा कर चले जाइए आप, किसी भी स्टेट एग्जाम में चले जाइए आप, वहाँ पे आपको आईआर मिलेगा ही मिलेगा। और देखिए, बहुत सारे मटेरियलों का कंपाइलेशन है ये जो तैयार किया गया है। जैसे आपको पता है कि जी20 समूह का समिट होने वाला है हिंदुस्तान में। उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है ना, आप सब पढ़ डालिए, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको भी मिल जाएगा। तो उसी टाइप के यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को रखा गया है। ज़्यादा समय न गवाते हुए देखते हैं डायरेक्ट कि क्या है आपके आईआर सेक्शन में, और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इसको हम लोग समाप्त करके आपको डिलीवर कर दें। ठीक है, तो आइए, पहला टॉपिक है आपका, देखते हैं क्वाड समूह। आपने इसका नाम बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये 4 देशों का समूह है। चीन इसको कहता है कि ये हमको कंटेन करने के लिए क्वाड देश बनाया गया है, और सच्चाई भी कुछ हद तक कह सकते हैं है, हो सकता है। इंटरनल बात तो कोई नहीं जानता, लेकिन हम तो देखते हैं ना कि जब 4 देश एक साथ में आ रहे हैं, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, कोरोना काल के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी चीन ने, तब से विवाद स्टार्ट हो गया चीन और ऑस्ट्रेलिया का। जापान से ऑलरेडी विवाद है, क्योंकि वो अमेरिका का अलायंस है, वो अमेरिका का जो है विरोधी कौन है, चीन है। चीन जैसे रूस, चीन, अब ये अमेरिका के विरोधी है, लेकिन रूस भारत का मित्र है। तो ये सब ऐसे ही चल रहा है पूरा विश्व, समझ सकते हैं। बाकी चलती है, देखते हैं खबरों में क्यों है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के आभासी मंच पर, आभासी मंच मतलब क्या होता है, आभासी मंच पर मानवीय आभास करना, छू के देखना जैसे होता है ना, वैसे आभास करना, वो उस टाइप के मंच पर मानवीय सहायता, आपदा आपदा राहत साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि हस्ताक्षर किस पे हुए हैं, वो हुए हैं मानवीय सहायता, आपदा राहत साझेदारी पर हस्ताक्षर के लिए मुलाकात की है। आगे मुलाकात की है तो हो भी गए होंगे। अब इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हार्डर। हार्डर बेसिकली इसी का शॉर्ट फॉर्म है हार्डर। अब यूपीएससी इसी टाइप में क्वेश्चन पूछ लेगी हार्डर क्या होता है। देखिए, बहुत लोगों को यकीन भी नहीं होता है कि वास्तविकता में जब यहाँ कोई बता रहा है, ये बता कैसे रहे, इतनी नॉलेज होती तो खुद भी सिलेक्शन ले लेते थे भाई, खुद भी सिलेक्शन ले लेते। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि कोई भी डॉक्टर अपने घर की दवा उतने बेहतरीन तरीके से नहीं कर सकता जितनी वो दूसरों की करता है, क्योंकि अपने समय पे ना हाथ कांपते हैं, अपनी दवा करते समय हाथ कांपते हैं। हाथ कांपने का मतलब, जिस अभी यही सारी चीज हमें पता है, बिल्कुल हम अप्लाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट नहीं मिला है, मिला है। लेकिन आपको इसीलिए बता रहे हैं कि हमने पूरी तरह अप्लाई कर रखा है, हमने देख रखा है, तब ठीक समझ में आ गई होगी बात। साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के लिए मुलाकात की। हार्डर के तहत सदस्य देश अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, निजी चाहे हो गैर सरकारी संगठन हो, के साथ में हिंद और प्रशांत क्षेत्र में अपने आपदा प्रतिक्रिया कार्यों का समन्वय करेंगे। शामिल कौन कौन है इसमें, एजेंसियां शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय, निजी संस्थान शामिल है, गैर सरकारी संगठन शामिल है, राष्ट्रीय लेवल की सरकारें शामिल हैं इसमें। क्वाड समूह जैसे कि मैंने बताया कौन कौन देश शामिल हैं इसमें। सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनकी एक समान आधार भूमि है, और निर्बाध समुद्र व्यापार और सुरक्षा साझा हितों का समर्थन करते हैं। बेसिकली चीन अक्सर देखो ऊट पटांग बातें करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है अमेरिका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जापान के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और कहता है मैं बंद कर दूंगा, आना जाना नहीं हो पाएगा किसी का। तो अब सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है वो, ठीक है, दक्षिणी चीन सागर, उस पर विवाद चल रहा है, उस पर पूरा कब्जा बताता है अपना, इसके ऊपर हमने लेक्चर बनाया हुआ है, बताया हुआ है, उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, उद्देश्य क्या है, मुक्त और स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना। विचार की बात करें तो सबसे पहले 2007 में जापान के प्रधानमंत्री
जो ये क्वाड का विचार था वो सबसे पहले 2007 में जापान के प्रधानमंत्री जो तत्कालिक रूप से उसमें पर थे शिंजो आबे थे, जिनकी अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले मृत्यु हो गई है। कैसे? एक आदमी ने वहाँ जापान में भाषण करते हुए इनको गोली मार दिया। उनका उस आदमी का ये कहना था कि इनकी नीतियाँ जापान के हित में नहीं हैं, ठीक है, इनकी नीतियों से खुश नहीं था। हालांकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण, जैसे मैंने बताया था, चीन ऑस्ट्रेलिया के भी संबंध अच्छे थे, धमकाया बाद में, ये तो तब जाकर संबंध खराब हुए। तो क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया। अंततः 2017 में भारत और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ने एक साथ आकर इसे चतुर्भुज का गठबंधन किया। कोरोना काल में भी किया था, उसके पहले। क्योंकि बात है कि देखिए, इस लेक्चर में पढ़ाई से ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ये पूरा टॉपिक लेके मैं आया हूँ कि जितने भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है मैं जहाँ तक हो सकता है डिलीवर कर पाऊँ अगर अच्छे से आपको। तो भाई आपकी खुशनसीबी है, हमारी भी कह सकते हैं आप, ऐसा नहीं है। जितना मेरा ये प्रयास है कि एक्स्ट्रा जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके आपको मैं दे सकूँ उसमें। तो बात यह है कि चीन एक इंपोर्ट बहुत तेजी से निर्यातक देश है, बहुत तेजी से डंप करता हुआ जा रहा है अपने सामग्री को पूरे विश्व में। और उन इंपोर्टर मतलब कि निर्यातक में उसका सबसे बड़े भागीदार में भारत हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हैं। अगर उसका ये कहना है कि मैं सप्लाई बंद कर दूं तो भारत हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब देश ना रोड पे आ जाएंगे। और कुछ हद तक कहें तो सही भी है, क्योंकि काफ़ी हद तक हम लोग उसी पे डिपेंडेंट हो गए हैं। इसीलिए अगर देखा होगा ये कोरोना काल के समय पे ही आत्मनिर्भर भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी में जी रहे थे। जैसे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम शुरू हुआ, उसी प्रकार से आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके तहत देखे होंगे आपने, रक्षा सामग्री के बहुत सारे इक्विपमेंट हमारे देश में ही बनाए जाने लगे और काफ़ी हद तक 33,000 करोड़ के ऊपर करीब बचत की थी आत्मनिर्भर भारत से भारत ने। तो सोचिए, हम करने को कुछ भी कर सकते हैं, बस बात है हमें हनुमान की तरह, जिसे हनुमान जी को उस समय पर सारे समूह ने मिलकर के वो याद दिलाया था ना कि जो है हनुमान जी याद करो तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम भूल गए हो। तो वो शक्ति याद करने की ज़रूरत है बस, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ऐसा एग्ज़ाम निकल नहीं सकता, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से निकल सकता है, बस सही गाइडेंस, सही तरीका, सही कंटेंट पता हो। और यही करने में कोचिंग, बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट लोग करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई कोचिंग अच्छी है बुरी है, ये मेरा टॉपिक की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ बस सही गाइडेंस करिए, चाहे कहीं से करिए, चाहे कोचिंग से करिए, चाहे किसी अपने साथी से करिए, कहीं से करिए, बस सही गाइडेंस भरिए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। G4 देशों की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल के 76वें 76वें सत्र के दौरान G4 देशों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में सुधार की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। इसमें भारत भी शामिल है, याद रखिएगा, बता दे रहे हैं अभी। ब्राज़ील है, जर्मनी है, भारत है और जापान का एक समूह है जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का इच्छुक है। यूएनएससी के ऊपर, सुरक्षा परिषद के ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि G4 देश यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। G4 राष्ट्र पारंपरिक रूप से उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक सत्र के दौरान मिलते हैं और एक इसी में कॉफी समूह निकल के आया है जिसमें पाकिस्तान है, चीन भी उसी में उसका समर्थन करता है और कहता है कि भारत और जर्मनी हो, ब्राज़ील हो और जापान हो, इनको किसी प्रकार से स्थायी सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। एक्चुअलिटी में क्या है ना, कोई सुधार चाहता भी नहीं है ना, बस बात यह है कि सब अपने अपने में लगे हैं। कोई सुधार चाहता होता ना, अमेरिका सुपर पावर है, रूस भारत के पक्ष में है, उसके बाद चीन ही तो नहीं है, चीन वीटो कर देता है अगर किसी प्रकार के होता, बाकी लगभग बस चाहे ना तो पहली बात तो यूएनसीसी में सबके वीटो पावर खत्म कर दो, सीधी बात है, कोई वीटो पावर नहीं। क्यों भैया, तुम स्पेशल पैदा हुए हो क्या? ऐसा तो नहीं है ना, वीटो पावर खत्म कर दो, सीधी सीधी बात है। और 10 सदस्य, 4 अभी 5 हैं, आप 5 में से 4 को और 4 से 5 को और बढ़ा लो और रीजन वाइन कर दो, जैसे एशिया में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में है, यूरोप में है, उसके बाद एशिया में, यूरेशिया में, इस टाइप के बना दो, सबको उसी इक्वली में ले आओ, वीटो मत दो किसी को। हाँ, कुछ एक ऐसा मैकेनिज्म ले आओ कि जब कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं तब मिल करके अगर किसी के बहुमत में कोई बात जाती है तो सबको मानना पड़ेगा, बात खत्म। ऐसे बयानबाजी से बहुत दिन से विवाद चल रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य हैं। पहली बात तो 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। भारत भी अस्थायी सदस्य की अध्यक्षता कर रहा था अभी, लेकिन अभी उसकी अध्यक्षता खत्म हुई है। ठीक है, 2023 से कोई दूसरा आया है। इसके 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ है, फ्रांस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है। इस पे भी स्टेट एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कौन इसमें शामिल है कौन नहीं शामिल है। ठीक, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। आगे कह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। सभी मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय स्थायी सदस्यों सहित 9 सदस्यों के सकारात्मक मत द्वारा, पॉजिटिव मतलब कि कोई नकारात्मक मत न दे, द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। याद रखिएगा, अनिवार्य है, सहमति अनिवार्य ही है किसी कीमत पर। 5 स्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी एक प्रस्ताव के विपक्ष में वोट देता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता। ये इसलिए भी जान लीजिए कि कई बार अमेरिका के द्वारा, अमेरिका और पाकिस्तान पहले बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, आपको पता हो, स्टार्टिंग में 1960 से 1971 के बीच में। तो 1960 से 71 के बीच में अमेरिका और पाकिस्तान बहुत अच्छे मित्र थे। तो कश्मीर मुद्दे को लेकर के बहुत प्रकार के बहुत विवाद हुए थे उसमें पर, और हर बार प्रस्ताव लेके आ जाता था अमेरिका, किसके ऊपर, भारत के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर चर्चा करवाने के लिए। लेकिन रूस सच्चा मित्र है, इसलिए कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है कि हर बार जितनी बार अगर वो लेके आया है अमेरिका प्रस्ताव, उतनी बार उसने बीटो किया है। 1971 की जैसी जंग जिसमें भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी, अमेरिका भी, अमेरिका के एलायन कंट्री भी, वो भारत पर आक्रमण करने के लिए जब तैयार बैठे थे तो मैत्री हुई थी रूस की और भारत की, कि भारत पर आक्रमण मतलब हमारे ऊपर आक्रमण है, मतलब रूस के ऊपर। यूएसएसआर था जिसका डी इंटीग्रेशन हुआ था आपका 1991 में। ठीक है, तो उसके दम पे ही उसने अपने जंगी वेड़ों को भेजा था हिंद महासागर में और रोक कर रख दिया था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी तब तक यहाँ पर भारत युद्ध जीत गया। ठीक है, तो यही है आपका, इसीलिए रूस की दोस्ती उस तब से लेकर आज तक सर्वोपरि मानी जाती है और है। ठीक है, आगे देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है। यदि सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। फिर से सुन लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, बिना वोट के सुरक्षा परिषद के समक्ष लाए गए किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है। ठीक है, भाग ले सकता है, लेकिन जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत में, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद वो सदन में भाग ले सकता है, मत नहीं दे सकता, अलग की बात है, चर्चा में भाग ले सकता है, ये कहा गया है। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने। तो उसी प्रकार से किसी भी प्रश्न की चर्चा में भाग ले सकता है। सुरक्षा परिषद को लगता है कि उस विशिष्ट मामले के कारण उस सदस्य के हित विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लगता है कि इस जो चर्चा हो रही है उसका किसी प्रकार का लिंक हमसे है, जैसे नॉर्मली होता नहीं हिंदुस्तान में, तो वो भाग ले सकता है, बिना इंटरेस्ट के भी ले सकता है। लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि डायरेक्टली उसका हित, अगर उसको लगता है कि किसी प्रकार से वो हार्म हुआ है, उसको नुकसान पहुंचा है, उसके विशेष हित उससे प्रभावित हो रहे हैं, तो वो भाग ले सकता है बिना किसी प्रकार के वोटिंग राइट के। ठीक है, या सदस्य नहीं है तब भी के। अंतरराष्ट्रीय बात करें, अंतर सरकारी वार्ता की बात करते हैं तो आईजीएन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर का काम करने वाले राज्यों का एक समूह है। आईजीएन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बना है, यथा अफ्रीका संघ की बात करें, G4 है इसमें। G4 में कौन कौन है? G4 में ब्राजील है, G4 में जापान है, G4 में भारत है, G4 में और कौन कौन से देश हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा कि G4 में कौन कौन से देश हैं। देख लीजिए, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये स्लाइड क्यों वहाँ पकड़ी, क्योंकि इसलिए कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, कोई कहानी ना बताई जाए आपको। G4 में क्योंकि ह्यूमन है, भूलने की बीमारी सबको होती है, तो G4 में कौन कौन है? जर्मनी, जापान और क्या कहते हैं आपका ब्राजील और भारत हैं। अफ्रीकी संघ में 55 देश हैं करीब, कितना है? 55 देश हैं करीब। ठीक है, आम सहमति समूह UFC के लिए एकजुट होना, इसमें नहीं पता कितने से अब सदस्य हैं। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट याद रखिए। L69 विकासशील देशों का एक समूह, 69 देश हैं। अरब
संघ की बात करें तो उसमें भी करीब इतने ही हैं, 55 से 60 के बीच में। कैरेबियन समुदाय में भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो किर्गिस्तान तजाकिस्तान संघर्ष की बात कर लेते हैं। ये सब यूएसएसआर के डिइंटीग्रेशन के बाद ही इनका जन्म हुआ है, ठीक है। किसके बाद हुआ है? यूएसएसआर के डिइंटीग्रेशन के बाद ही इनका जन्म हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि हाल ही में किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच हिंसक सीमा संघर्ष में लगभग 100 लोग मारे गए और कई घायल हो गए हैं। तो आप किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान है ये आपका, इसकी राजधानी बिश्केक है। तजाकिस्तान है आपका दुशानबे, इसकी राजधानी है। क्या राजधानी है? दुशानबे। और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। लास्ट अभी जो 2022 का प्रीलिम का पेपर हुआ था यूपीएससी का, उसमें अफगानिस्तान के सीमा से सटे देशों के भी नाम पूछे हुए थे। तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है, आउटेड क्वेश्चन है। दोनों देशों के बीच संघर्ष का कारण क्या है? ऐतिहासिक विरासत की बात करते हैं। वर्तमान संघर्ष सोवियत काल से पहले और बाद की पुरानी विरासतों को दोहरा रहे हैं। जोसेफ स्टालिन की बात करें जो कि यूएसआर के थे, जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में 2 गणराज्यों की सीमाओं का सीमांकन किया गया था। प्राकृतिक संसाधनों पर समान अधिकार की बात कही गई थी। ऐतिहासिक रूप से किर्गिज और तजाकी आबादी को प्राकृतिक संसाधन पर समान अधिकार प्राप्त था। अब सोवियत संघ के निर्माण से सामूहिक और राज्य के खेतों में पशुधन के बड़े पैमाने पर पुनर्वितरण को देखा गया, जिससे मौजूदा स्थिति को अस्थिर किया। भाई बहुत ज़्यादा रीइंटीग्रेशन तो हुआ नहीं था उस समय पर। जितने भी राज्य की भूमि थी, वो मतलब लोगों की भूमि थी, सामुदायिक हो गई और उन पर अधिकार राज्य का हो गया, तो उस समय पर ज़्यादा स्थिरता आ गई, यही बता रहे हैं। अब वर्तमान विवाद क्या हो गया? हाल ही घटनाओं में दोनों पक्षों के समूह में विवादित क्षेत्रों में पेड़ लगाए, कृषि उपकरणों के हथियार के रूप में इस्तेमाल के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। वर्तमान में फरगना घाटी की बात करते हैं। फरगना घाटी कहाँ पे है ये याद रखिएगा। संघर्ष और लगातार हिंसक विस्फोट का स्थल बनी हुई है। अब फरगना घाटी के विषय में पूछ सकता है। फरगना घाटी तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के अंदर ही होगा, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से तजाकिस, किर्गिज और उज्बेक शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से समान सामाजिक, विशिष्ट आर्थिक गतिविधियों और धार्मिक प्रथाओं को इसमें साझा किया जाता है। जो फरगना घाटी है उसमें धार्मिक प्रथाएं किसी की साझा होती होंगी, कोई अपने पक्ष में बोलता होगा, आज के टाइम में कोई अपने पक्ष में बोलता होगा, इसीलिए सारे संघर्ष की जड़ बनी हुई है करंट टाइम में। उसके बाद दोनों देश लहरदार प्रक्षेपक वक्र या प्रभाव के साथ कई जल चैनल साझा करते हैं। अब ये नॉर्मल बात है कि दोनों देश कई प्रकार के जल चैनल साझा करेंगे, सीमा बाउंड्री साझा करेंगे, कई प्रकार के धार्मिक स्थल साझा करेंगे। हो सकता है दोनों में ना हो, ठीक है, दोनों में ना हो। तो जो दोनों तरफ पानी को समान पहुंचाते हैं, न स्तन महत्वपूर्ण सिंचाई अवधि के दौरान व्यवहारिक रूप से वार्स छोटे पैमाने पर संघर्ष होते रहते हैं। मतलब अगर कहें तो दोनों तरफ पानी पहुंचाते हैं, तो वो कुछ लोग बोल सकते हैं कि मेरे साइड पानी ज़्यादा आया, मेरे साइड पानी कम आया, तो ये स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस पर संघर्ष होना लाजमी है। इसी प्रकार किर्गिज और तजाकिस्तान 971 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं, जिसमें लगभग 471 किलोमीटर विवादित क्षेत्र है। दोनों देशों के नेताओं ने एक विशेष प्रकार की विकास परियोजना की कल्पना के माध्यम से संघर्ष को रखने में योगदान दिया है, जिससे परिणाम स्वरूप घुमंतु समुदाय का बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ और संबंधित देशों की आंतरिक गतिशीलता को स्थिर करने और उनकी शक्ति को वैध बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। अब दोनों देशों की सरकारें जिम्मेदार हैं, कोई एक जिम्मेदार नहीं है, वही इसका कहना है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि तजाकिस्तान भारत का संबंध की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग की बात करते हैं। 2020 में तजाकिस्तान ने 2021-22 की अवधि के लिए 21-22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया था। पहली बात तो याद रखिए, तजाकिस्तान कर रहा है। तजाकिस्तान ने भारत के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य के दर्जे का पुरजोर समर्थन किया था, और एससीओ का सदस्य हुआ है ना भारत, तो और तजाकिस्तान ने भारत के लिए किया है ना। भारत ने जल संबंधी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र में तजाकिस्तान के प्रस्तावों का लगातार समर्थन भी किया है, ठीक है। तो ये आपका ICAO अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये हमारा आपका पहला लेक्चर था, जिसमें हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा इंटरनल इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, कुछ फालतू की बातें भी बताई गई
फालतू की बातें, मतलब इन द सेंस कि भाई लिंक करके थोड़ा अलग से बताने का प्रयास किया ताकि आपको समझ में आ सके, विवाद समझ में आ सके, कब क्या कैसे हुआ। बाकी इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। आईआर है, इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में, मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।